अगर इस तरह की प्रक्रिया शुरू होने लगी, क्षेत्रवाद के नाम पे आप और खासकर बिहारी के नाम पे मार दोगे गोली। अब तक तो महाराष्ट्र में होता था, महाराष्ट्र में होता था, गुजरात में होता था, अब दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की बात होने लगी। और पहली घटना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के पहले का भी इतिहास रहा है। रमेश बिदोड़ी बिहारियों को भगाने के लिए कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। तो इस तरह की चीज़, और बिहार ने क्या नहीं दिया भारत को, बिहार ने क्या नहीं दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, एक बिहार का निवासी, एक बिहारी पीड़ा में ये सवाल करना चाहता है, मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहता है कि ये नेशनल न्यूज़ क्यों नहीं बना, इसको दबाया क्यों जा रहा है। केंद्र में सरकार तुम्हारी है, राज्य में सरकार तुम्हारी है, और बिहारी को बिहारी के नाम पे गोली मार दोगे तुम। अरे बिहार की धरती के बारे में बताऊं, मैं उस कांस्टेबल को बताना चाहता हूं। और देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या उस कांस्टेबल की गलती है जिसने गोली मार दी? नहीं। फिर मेरा दिमाग जाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मेन स्ट्रीम मीडिया से, बड़े मंचों से बोलता है कि कपड़ों से पहचानो, कपड़ों से पहचानो। तो क्या ये सारी चीजें हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में भी घुस गई हैं कि अब हमारे प्रशासन में बैठे हुआ व्यक्ति एक बिहारी के नाम पे मार दे, कोई मराठी के नाम पे मार दे, तो देश किस दिशा में जा रहा है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, क्योंकि केंद्र की सरकार, यही सरकार बिहार में है। और मैं पूछना चाहता हूं, तुम बिहारियों की बात करते हो, बिहारियों ने गंद मचा दिया है, बिहारियों ने गंद फैला दिया, इस तरह बोल के तुम गोली मार देते हो। बिहार ने क्या नहीं दिया दिल्ली को? IAS, IPS, और कितने आपके सांसद ने बिहार को दिया? संसद देखो ना, बिहार के कितने सांसद है जो बीजेपी से हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि गूंगे हैं, अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे सांसद वहां से बिलोंग करते हैं, सब पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये गूंगे हैं। जब बिहार की बात आती है, बिहार की अस्मिता की बात आती है, बिहार के सम्मान की बात आती है, दुख होता है कि ये चुप हो जाते हैं। मेरा सवाल तो चिराग पासवान से, चिराग पासवान एक मीडिया में बाइट देते देते बोला कि जो विपक्ष की पार्टियां थी उनके वजह से बिहारियों के साथ ये हो रहा है। 20 साल से जदयू के साथ सरकार में ये लोग हैं, और चिराग पासवान ये बात करता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है चिराग पासवान। गूंगा हो गया ये सत्ता के लालच में, इस सत्ता का पिछलग्गू बना हुआ रामविलास पासवान जी का। रामविलास पासवान बिहार की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, सामाजिक एकता की बात करते थे रामविलास पासवान। लेकिन चिराग पासवान उस पैमाने पे नहीं है। मैं दुख के साथ ये बोलना चाहता हूँ, केंद्र में तुम मंत्री हो, एक बिहारी को जो गरीब तबके से आता है, फूड डिलीवरी का काम करता है, उसको गोली मार दिया जा रहा है बिहारी के नाम पे। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी और केंद्र के सरकार से कि तुम जानते हो बिहार क्या है? जिस बिहार को, जिसको तुम लोकतंत्र की जननी, हमारे देश का प्रधानमंत्री बड़े मंचों से बोलता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में बोलता है, देश विदेश में जाता है तो वहाँ बोलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत है और भारत लोकतंत्र की जननी है। तो अगर भारत लोकतंत्र की जननी है तो उस लोकतंत्र का बुनियाद, अगर उस लोकतंत्र का कोई जननी है भारत के कोई राज्य में, तो वो बिहार है। क्योंकि जब महात्मा गांधी वहां जाते 1917 में, शायद 1917 में, मुझे करेक्ट अगर याद होगा, तो वहीं से असहयोग आंदोलन शुरू होता है और पूरे भारत को लोकतंत्र मिलता है और आज़ादी मिलती है। भारत तो कर्पूरी ठाकुर की धरती है। और मैं उनको दिलाना चाहता हूँ, याद दिलाना, जेपी को याद है तुम्हें? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी के सरकार को, इंदिरा गांधी जब तानाशाही की तरफ जा रही थी तो उनको सरकार को हिला देने वाला वही बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण है। बिहारी वो धरती है जो सामाजिक न्याय की बात वहां से शुरू होती है। बिहारी वो धरती है जहां से मंडल की बात होती है। बिहार की वो धरती है जो बोलता है कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। और उसके उपज हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब वो लोग जेपी आंदोलन से पैदा हुए लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और जब मैं सामाजिक न्याय जैसे शब्द का प्रयोग करता हूं, जब मैं सामाजिक न्याय जैसे शब्द का प्रयोग करता हूं, तो मेरा मन गदगद हो जाता है कि वो लोग थे जो भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा रखते हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई जगह आप देखो ना, 1857 में हमारे बाबू, ये क्या नाम था उनका, जो कौन, बाबू सिंह थे, 1857 की क्रांति आप याद कर लो। तो ये है बिहार। लेकिन उस बिहार को हमारे नेताओं ने, मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है कि आज देश की आज़ादी के बाद हमारे यहाँ ऐसे नेता आए कि बिहारियों के बारे में सोचते नहीं। जहाँ जाते हैं बिहारी, कहीं चावल के नाम से गाली खाते हैं, कभी बिहारी इसलिए गाली खाते हैं क्योंकि हम पिछड़े रह गए। सर मनोज तिवारी तो गए थे ना, मनोज तिवारी जी गए थे, मनोज तिवारी जी गए, और उसके बाद से किया क्या आपने? क्यों नहीं ऐलान किया, क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया कि हमारी सरकार का मैं प्रतिनिधित्व करने आया हूं, मैं अपने सरकार में हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, इसको 1 करोड़ मुआवजा दिया जाएगा, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसके पास घर नहीं है, किराए पर रहता, उसको घर दिया जाएगा। क्या इतनी सलाहियत नहीं है केंद्र में?
क्या बिहारियों के अस्मिता से खेलने वाले लोग और बिहारी को बिहारी नाम पे गोली मार देने वाले लोगों पे ऐसे कार्रवाई नहीं हो सकती? क्यों नहीं फांसी की मांग की गई उस कांस्टेबल के लिए जिसने बिहारी के नाम पे गोली मार दिया? भारत में क्षेत्रवाद की कोई जगह नहीं है। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं क्षेत्रवाद की बात नहीं करता। हमारा संविधान एक भारत की बात करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है। इस पे बात होनी चाहिए। क्षेत्रवाद कहाँ से आ गया? बिहार कहीं दाढ़ी के नाम पे आप सोचो ना किस तरह का प्रचलन शुरू हुआ भारत में। आप हिंदुस्तानी हो ना, आप एक भारत के सिविलियन हो, एक नागरिक हो, आपको पीड़ा नहीं होता। किसी को दाढ़ी के नाम पे, किसी को टोपी के नाम पे, किसी को दलित के नाम पे, किसी को मूछ रखने के लिए मार दिया जाता है। कोई पिछड़ा होता है उसके मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है। और ये लोग बैठे हुए सत्ता के लालची, सत्ता के लोभी। और बिहार के जितने भी नेता है, जीतन राम मांझी हो गया, चिराग पासवान हो गया, सम्राट चौधरी हो गया, जो मुख्यमंत्री है वहाँ का, आवाज तक नहीं उठाई जाती बिहारियों के लिए। ये बिहार की बात नहीं, पूरे भारत को कैसा हम भारत बनाते जा रहे हैं। कैसा भारत बन रहा है हमारा? यही सपना था हमारा। हमारे जो देश में शहीद हुए लोगों, उन शहीदों का यही सपना था। गांधी का यही सपना था। अरे भारत तो हिंसा की बात करता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो गांधी की याद आता है। गांधी हमारे बोलते हैं। हम सहयोग आंदोलन की बात करते हैं, हम सत्याग्रह की बात करते हैं, हम अहिंसा की बात करते हैं। उस राज्य में, उस देश में अब क्षेत्रवाद के नाम पे लोगों को गोली मार दिया जाता है। दाढ़ी टोपी के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है। दलितों को दलित के नाम पे पेशाब कर दिया जा रहा है। दलितों को जिंदा जला दिया जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देश कहाँ जा रहा है? नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार तो गए बिना पेंदी का लौटा है। नीतीश कुमार ने बिहारियों को और जलील कर दिया। पता ही नहीं चलता कब इधर जाएगा कभी उधर जाएंगे हमारे भाई साहब। सर आखिर क्या वजह है कि जितने भी देश प्रदेश में सब बिहार के लोग जाते हैं, पलायन करते हैं, आखिर काम उनको वहाँ क्यों नहीं मिलता? कारोबार क्यों नहीं मिलता? देखिए ये धारणा बनाई गई है। ये धारणा बनाई गई है। कहाँ से? मैं इसका विरोधी हूँ। मैं इसका विरोधी हूँ। आप मेरे को बताओ, भारत के एक स्टेट बना दो, उस स्टेट का लोग दूसरे राज्य में जाकर काम नहीं करते हो। सबसे ज्यादा एक स्टेट का नाम बताओ। सबसे ज्यादा। अब ज्यादा और कम की बात नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आप बोल रहे हैं पलायन की बात, तो 20 साल से तो केंद्र में सरकार इनकी है और गठबंधन की सरकार बिहार में है, तो इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। इस पे बात क्यों नहीं करते कि हमारी कमी है कि हम बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा पाए, ये हमारी कमी है कि बिहार की व्यवस्था को हम सुधार नहीं पाए। और जो चुनाव होता है, आचार संहिता का अवहेलना होती है। चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। ज्ञानेश कुमार अपना कर्तव्य को आह्वान नहीं करता और चुनाव के दौरान 10-10 हज़ार रुपया दिया जाता है बिहार की महिलाओं को, और बाद में बोला जाता है कि बिहार की महिलाएं बिक गई। किस तरह से हमारे इज्जत के साथ खेला जा रहा है। और ये केंद्र की सरकार बिहारियों को झुंझुना बना दिया, तमाशा बना दिया पूरे भारत में कि बिहार के लोग 10,000 में। आप बताओ, भारत के किस राज्य में चुनाव के दौरान दारू, शराब और मुर्गा पे लोग वोट नहीं देते हैं? अगर हर राज्य में ये होता है तो बिहारी क्यों बदनाम है? ये बदनाम करने वाले केंद्र के लोग हैं। ये बदनाम करने वाले केंद्र में बैठे हुए लोग हैं जो अपने सत्ता के लिए बिहारियों को जलील कर रहे हैं। आज बिहारी को बिहारी के नाम पे गोली मार दिया जा रहा है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम आज आंदोलन किए हैं और हम सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से आह्वान करेंगे, आवाज उठाएंगे। जब तक उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि आप मुस्लिम नाम है तो आपको गोली मार दिया जाएगा, आप दलित हो तो आपके मुंह में पेशाब कर दिया। ये किस तरह का भारत बना दिया नरेंद्र मोदी जी आपने? अरे जिस देश का मुखिया बोले कि तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बचेगा, जिस देश का मुखिया बोले कि तुम जाओगे तो कपड़े से पहचान लो, जिस देश का मुखिया बोले कि तुम्हारी दो भैंस है तो एक भैंस वो खोल ले जाएगा फलाना, ये इसका प्रभाव है जो अच्छा नहीं है। भविष्य के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा उस कांस्टेबल ने कि तुम बिहारी हो, गंदगी फैलाते हो और हर जगह गंदगी फैला रहे बिहारी? उसको ऐसा क्या गुस्सा था? हो सकता है कि कभी उसकी कोई उन लड़कों से बातचीत रही हो, आपसी रंजिश हो। देखिए, ये तो नाम आप लोगों ने हो सकता है उठा दिया हो बिहारी का। भारत में, भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जो हत्याएं नहीं हो रही हैं। हत्याएं हर रोज हो रही हैं। दिल्ली में हर कोने में हत्या हो रहा है। लेकिन ये जो हत्या हुआ, ये क्या क्षेत्रवाद के नाम पे हुआ, बिहारी के नाम पे हुआ? और क्यों कहा? बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा आपने। वो इसलिए कहा कि देश का प्रधानमंत्री बोलता है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम बिहारियों को 10,000 में उनको खरीद लिया। तो ये हमारे को बिहारियों को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, हमारा परिचय इस तरह दिया गया कि बिहार के लोग 10,000 में बिक जाते हैं। आप बताओ ना, दिल्ली में जब चुनाव होता है तो 500 रुपये में लोग नहीं बिकते हैं क्या? नहीं बिकते हैं। उड़ीसा में नहीं बिकते, उत्तर प्रदेश में नहीं बिकते, महाराष्ट्र में नहीं बिकते, किस राज्य में नहीं बिकते? फिर बिहारियों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? और चुनाव होने के बाद सबसे खतरे की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झुट्टा पार्टी है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री, चुना हुआ स्टेट गिराते रही है।
ये लोकतंत्र के हत्यारे बिहार को जलील नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया में भारत को जलील कर रहे हैं। और आज सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति लोकतंत्र प्रेमी नहीं है, तानाशाह है और सत्ता भोग के लिए, सत्ता के सुख के लिए भारत की एकता और अखंडता को खत्म कर रहा है। भारत के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बर्बाद किया जा रहा है, जिसको आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जितने भी आपके दर्शक हैं और खासकर जवानों से बोलना चाहता हूं कि तुम्हें विचार करना पड़ेगा, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। अच्छा ये बताइए, मारा एक कांस्टेबल ने बिहार के बंदे को, इसमें आप बीच में बार बार बीजेपी को क्यों ला रहे हैं, प्रधानमंत्री को क्यों ला रहे हैं? महाराज आइए, ये तो आइए महाराज आइए। केंद्र में सरकार किसकी है? सरकार हर वक्त एक मिनट आप सुनो, जब सवाल करते हो तो पहले उसका जवाब भी सुनो। दिल्ली पुलिस किसके अधीन आता है? सरकार। दिल्ली पुलिस किसके अधीन आता है? मैं बार बार तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इस पुलिस के अंदर जहर किसने डाला। पहले तो तुम्हारी सरकार आई तो तुम बोले थे कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। जितने बिहारियों की झुग्गी थी सब तोड़वा दिया तुमने, बिहारियों को बेघर करा दिया। अब देखो यहाँ बटला हाउस में लोग तोड़ने जा रहे हैं, तो फिर ये जे कॉलोनी, मदनपुर खादर के कुछ जगह का नाम आ गया। पूरे दिल्ली में ओजोन बना के तूने पूरे दिल्ली के झुग्गियों को तोड़ने जा रहे हो, पक्के मकानों को तोड़ने जा रहे हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो पुलिस वाला मारा वो केंद्र सरकार के अधीन आता है और इसमें केंद्र सरकार को संज्ञान लेकर उस पर तत्कालिक कार्रवाई कर उस पर फांसी देना चाहिए और परिवार को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने मांग किया है आज कि 1 करोड़ रुपया दो, सरकारी नौकरी दो, उसको घर दो। लेकिन ये घर कहाँ देंगे? तो बेघर करने वाले लोग हैं जिनको अपना परिवार नहीं है, वो दूसरे के परिवार के दुख को क्या समझेंगे? आप देखो ना, जब से सरकार आई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ दी गई। अब ओ जोन, ओ आर जोन, कौन जोन कर करके दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश चली जा रही है। क्या देश की आज़ादी के बाद ये झुग्गियां नहीं थी? इंदिरा गांधी तो थी ना, बहुत सारी जे कॉलोनी है जो इंदिरा गांधी का बसाया हुआ है। जब वहाँ कोई कार्य होता था तो दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता लोगों को। ये लोग पाकिस्तान के नहीं हैं, ये लोग बांग्लादेश के नहीं हैं, ये लोग बांग्लादेश के नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के ही हैं। अगर आपकी कोई ज़रूरत है, आप कोई विकास का काम करना चाहते हो, अब अडानी आपका रिश्तेदार है, अंबानी आपका रिश्तेदार है, तो बेहतर यह है कि उन लोगों को शिफ्ट करो। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम भारत के नागरिकों का छत नहीं छीन सकते और खुलेआम तुम ऐलान कर देते हो, यहाँ पोस्टर लगा देते हो कि वो जोन में आता है इसको हम तोड़ देंगे। अरे जब उन लोगों को तुम विकास का काम करना चाहते हो, तुम फ्लाईओवर बनाना चाहते हो, तुम सुपरमार्केट बनाना चाहते हो, तुम फैक्ट्री बनाना चाहते हो, तो उनको शिफ्ट तो करो। अब महाराष्ट्र में जाकर देखो, महाड़ा जो है, पूरा महाड़ा 10-10 बिल्डिंग बनाई गई। जितनी जे कॉलोनी तोड़ी गई महाराष्ट्र में, वो सारे लोगों को महाड़ा में शिफ्ट करा दिया गया। दिल्ली में जितनी जे कॉलोनियाँ हैं, ये इंदिरा गांधी का देन है। इंदिरा गांधी ने जब किसी इलाके में वो रहते तो वहाँ पर विकास का काम करना होता तो उन लोगों को वहाँ शिफ्ट किया। ये क्या कर रहे हैं? घर तोड़ते रहे, जाओ भीख मांगो। एक बात बताइए, ये लोकतंत्र प्रेमी नहीं है। अब आपने अभी अडानी अंबानी का नाम लिया तो मुझे याद आया जब बिहार के अंदर अडानी अंबानी को जगह दी जा रही थी फैक्ट्री लगाने के लिए, वहाँ पर बिहारियों का बहुत काम आती, तो आप लोगों ने उसका विरोध भी किया, बिहारियों ने। ऐसा क्यों किया फिर आप? क्या लगाने जा रहे थे? फैक्ट्री लगाने जा रहे थे। कितना रुपया दे रहे थे? दे देना मुआवजा भाई, इसके 1 रुपया मुआवजा पे तुम जमीन दोगे भाई? हमारे पास 0.5 डिसमिल की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, मैं संविधान की बात फिर कर रहा हूँ, 0.5 है या 5.0 है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। जिस भारत के नागरिक के पास रहने का घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको निवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हमारा संविधान बोलता है 0.5 डिसमिल, 5 डिसमिल उसको ज़मीन दिया जाए, 5 डिसमिल उसको ज़मीन दिया जाए और उसको बसाया जाए, क्योंकि भारत के नागरिक हैं। ये घुसपैठिया ढूंढते रह गए उत्तर प्रदेश, बिहार में घुसपैठिया नहीं मिले। वो घुसपैठिया जहाँ बीजेपी जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाता है, वहाँ घुसपैठिया चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया चले गए, अब बिहार से बंगाल चले गए घुसपैठिया। लेकिन ये भारत के नागरिकों को 0.5 डिसमिल या 5 डिसमिल जो जमीन देने की बात हुई थी, वो दो ना, तुम बसाओ ना तुम। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? जो बसा हुआ है उसको वो जोन में तोड़ दे रहे हो, जो जे कॉलोनी के नाम पे, यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पे तोड़ दे रहे हो। तो ये लोग देश प्रेमी लोग नहीं है। मेरा यही बोलना है आपके चैनल के माध्यम से भारत के लोगों को, और जो भी आपके दर्शक हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं और इनको भारत को और भारत के नागरिक से मोहब्बत नहीं है। ये 2-3-4 आदमी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, इनके लिए काम कर रहे हैं जो देश के लिए अच्छा नहीं। आपके पास हम दोबारा आएंगे। अरे वो तो अंजना मोदी से पूछो। आज मैं देखता नहीं हूँ। आज अंजना मोदी को देख रहा तो उन्होंने जिता दिया। नरेंद्र मोदी जी को
भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय झुट्ठा पार्टी को उसने सरकार बना दिया। सर जिताने का कुछ ना कुछ तो रीजन है, क्योंकि 2021 आप मेन एस्टीमेट देखिए, 82% है और अभी अगर देखा जाए तो 92%। 92%, 82% आप किस आकरण से बोल रहे हो कि इसकी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है? मतलब आप जब बोलते हो, कोई बोलता है ना कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो मेरे को दुख होता है, मैं घबराने लगता हूँ कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं देश से मोहब्बत करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये उस पार्टी से, अंधभक्तों के ग्रुप से है जो बोल रहा है कि उसकी सरकार बनने जा रही है। 95% को आपने जोड़ दिया कि मोदी जी को क्या है। कैसे मोदी जी को क्या है? अरे बंगाल की धरती सुभाष चंद्र बोस की धरती है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, बंगाल के ही थे ना। आपको ये देखोगे बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी वहाँ से रहे हैं, लेकिन वहाँ जातवाद की बात लोग नहीं करते, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, क्षेत्रवाद की बात नहीं होती बंगाल में। एक वीडियो वायरल हो रही है कि वोट देने के बाद एक महिला कह रही है कि हमें जय श्री राम नहीं बोला जा रहा, हम घुटन में जी रहे हैं, हमसे जय श्री राम नहीं बोला। अच्छा एक बात बताओ, बंगाल की एक, अब तो मैं भी कुछ बोल दूंगा कि मुझे अल्लाह अकबर नहीं बोलने दिया जा रहा है, आप मान जाओगे इस चीज़ को? अरे हर समाज में अंधभक्त हैं। ये गोबर भक्त लोग जिनको समझ नहीं है, जिनके जहन में गोबर भरा हुआ है, वो तो ये बात बोलेंगे। 4 आदमी हुजूम आता है, 30% से बीजेपी जीती है, मालूम है आपको? 30 से 35% में पूरे भारत में बीजेपी राज कर रही है, आज 13 साल से राज कर रही है। अब थोड़ा आंकड़ा बढ़ जाता है जब ये ज्ञानेश कुमार काम कर देते हैं। इलेक्शन का कमीशन ऑफ इंडिया जब बीजेपी के लिए काम करने लगता है तो आंकड़ा बढ़ जाता है, वो प्रतिशत बढ़ जाता है। तो इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो? देखिए हमें उम्मीद है, और बंगाल की जनता से हमें उम्मीद है कि अब की बार बंगाल में फिर दीदी आ रही है। उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, हर जगह उम्मीद लगाए बैठे। कितना दिन के बाद ये सत्ता में है? रिजल्ट यही आता है। कितना दिन के बाद ये सत्ता में है? कितना दिन के बाद ये सत्ता में है भारतीय झुट्टा पार्टी वाले लोग? कहाँ पर ये सत्ता में कब से आए हैं? कब से भारतीय झुट्टा पार्टी की स्थापना कब हुई आपको मालूम है? आरएसएस का विंग है ये, आरएसएस का विंग है ये। 100 साल मेहनत करने के बाद आए, और जैसे ही सत्ता में आए भारत के हर संस्थाओं को कम्प्रोमाइज कर दिया इन्होंने। आपको दुख नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट के जज जब रोड पे आके बोलते हैं कि हम अपने आप को मतलब सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, न्यायपालिका कम्प्रोमाइज हो गई है। आज पिछले कुछ वर्षों की बात है ना, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और कुछ जज थे जो आकर बोल रहे थे। आप देख रहे हो न्यायपालिका में क्या हो रहा है। तो जब ये सारे लोग, जब सारी चीज़ कंप्रोमाइज हो जाएगी तो हमारा बोलना गलत हो जाएगा, हमारा आकलन गलत हो जाएगा, क्योंकि लोगों के वोट का महत्व को ही खत्म करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको जो वोट देने का अधिकार दिया उसको खत्म करना चाहते हैं। ये सत्ता के हनक में आके अधिकार को, वोट के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। SIR लगा के खत्म किया इन्होंने, लोगों को वोट देने नहीं जाने दे रहे थे। आप देखिए वो चुनाव के दौरान क्या हुआ, हमारे CRPF के जवान या कौन केंद्रीय के पुलिस थी, वो पुलिस उन लोगों को घर से नहीं निकलने दे रही थी, गाली गलौज कर रही थी। तो आप ऐसे लोगों से क्या भरोसा कर सकते हो? आप जो सवाल पूछे हो कि आप हर समय बोलते हो, जब इस तरह से तानाशाही चलेगा, अब देखो उसका पर्यवेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण या पर्यवेक्षण क्या करने जा रहे हैं चुनाव के मामले में। वो बीजेपी ने क्या किया, केंद्र से लगभग पूरा कितना यूनिट भेज दिया वहाँ, उसकी ज़रूरत क्या थी वहाँ पे? तो ये तानाशाही का परिचय है। अच्छा ये बताइए सफीउल्लाह साहब, जैसे कि अभी दिल्ली में बिहार वाला केस हुआ है लड़के के साथ, अगर ये बंगाल इलेक्शन से थोड़ा सा पहले हो जाता तो क्या आपको लगता है कुछ इलेक्शन में फ़र्क पड़ जाता? अरे इलेक्शन में फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, ये बहुत फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं केंद्र के लोग। अरे सारी बीजेपी वहीं जाके बैठी होती, और गलती से बिहार में चुनाव होता और ऐसी घटना घट जाती, अरे भाई वो बंदा पूरे उसका मंदिर बन जाता। ये बीजेपी वाले पूजने चले जाते उनको। तो आदमी की ज़िंदगी का कोई कीमत नहीं इनके पास। और जो जिस परिप्रेक्ष्य से आता है, 2002 का दंगा आप याद कर लो, जो राक्षसी मानसिकता से होगा, लोगों का खून का प्यासा है, लोगों को खून से मोहब्बत हो, उसको खून पीने की आदत हो, उसको खून माने नहीं रखता। ये चिल जो होता है ना, गिद्ध मालूम है आपको? गिद्ध लाश की राजनीति करते हैं। ये गिद्ध हो गए हैं, ये लाश की राजनीति करना चाहते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों की लाश जीवन से खेलते हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है देश? यह आपको विचार करना पड़ेगा। साहब आप बीजेपी पार्टी को रेपिस्ट वो गिद्ध बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो रेपिस्ट की मां को ही टिकट दिया, आरजी कर जो है वहाँ पर। क्यों दिया? यही तो सवाल है। रेपिस्ट के मां को टिकट देने का क्या तात्पर्य है? ये दिखाना चाहते हैं कि बलात्कारियों के जो बलात्कार कर रहे हैं हम उनके खिलाफ हम सत्ता में लाकर न्याय क्यों नहीं दिलाया? केंद्र में तुम बैठे हुए थे ना, आज तुम पूरा केंद्र के पूरे प्रशासनिक बल